तो उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिए जितना भी भुगतान करना पड़ता है उसे हम कारक लागत कहते हैं, और कारक लागत को ही क्या कहते हैं, फैक्ट्री मूल्य। ठीक है, इसमें जैसे कच्चा माल है, मजदूरी है, बिजली है, किराया है, ऋण लिया है तो ब्याज भी है। उत्पादनकर्ता का लाभ भी साधन लागत पर ही आता है। ठीक है, तो बाजार लागत क्या होती है? बाजार लागत का मतलब होता है साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जब जोड़ दिया जाता है। साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने पर हमको बाजार लागत प्राप्त होती है ना? yes. हाँ, मतलब ये है कि जो बाजार लागत होती है इसके मूल्य पर कोई भी उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है, मतलब कोई सामान है मार्केट में निकलना है, उसका एक रेट फिक्स होगा ना, उसी रेट पे वो मार्केट में निकलेगा फैक्ट्री से बाहर। ठीक है, तब वो मार्केट में पहुंचेगा उसी रेट के हिसाब से। तो इसको हम पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कह सकते हैं। बाजार मूल्य को पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाजार लागत को हम क्या बोल सकते हैं? बाजार लाइन फिर से बोलिए। साधन लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी बोलते हैं। पूर्व फैक्ट्री मूल्य भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक स्टेटमेंट ये भी याद रखने की जरूरत है, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर जीडीपी हमेशा कभी कभी बात नहीं, प्रायः की बात नहीं है, लगभग की भी बात नहीं, बल्कि हमेशा की बात है। बाजार लागत पर जीडीपी की तुलना में कम होती है। ठीक है, कम होती है। हम दो मूल्यों की भी बात करते हैं, दो प्रकार के मूल्य। जैसे हम एक स्थिर मूल्य की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं चालू मूल्य की। स्थिर मूल्य क्या है? सर, जिसका रेट हमेशा स्थिर हो वही होगा ना? किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य होता है। मतलब किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य ही क्या कहलाता है? स्थिर मूल्य कहलाता है। स्थिर मूल्य को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आधार वर्ष का सहारा लेना पड़ता है। आधार वर्ष का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और जो स्थिर मूल्य होता है ना, वो महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। भारत में जैसे अभी आप देखें तो आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है ना? 11 आधार वर्ष हमारे यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, आधार वर्ष 2011-12 को तय किया गया है। ठीक है, ओके, ये हमें ध्यान रखना है इतना। ठीक भाई? जी सर। दूसरा चालू मूल्य क्या है? करंट प्राइस
जिसको बोलते हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदी होगी, उस पर ज़्यादा वैल्यू, उसका मूल्य लिखा होता है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, ऐसे करके लिखा होता है, छपा होता है पूरा। लेकिन हम जो खरीदते हैं सामान, वो कम में आता है, 100 की बजाय 40, 50, 70 ऐसे करके होता है वो। उस पर जो मूल्य छपा होता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कीमत पर इसको नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, समझे? चालू मूल्य जो होता है, अगर देखें तो उस उत्पाद का जो चालू मूल्य है, वो स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से लेकर अब तक के मुद्रास्फीति को जोड़ा गया होता है। जो चालू मूल्य उस पर छपा होता है, वो स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य क्या है? जिस पर हमने सामान खरीदना है। ठीक है, स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अभी तक जितना भी मुद्रास्फीति है, उसको जोड़कर लिखा जाता है उस पैकेट पर, वो चालू मूल्य है। ठीक है, ओके। और जो सर चालू आधार क्या है? दूसरी चीज, स्थिर मूल्य में आधार वर्ष का सहारा लिया जाता है, महंगाई को स्थिर मानकर स्थिर मूल्य निकाला जाता है, पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य होता है स्थिर मूल्य। आधार वर्ष हमारा 2011-12 है। ठीक है, उत्पाद पर अधिकतम जो खुदरा मूल्य छपा होता है, वही चालू मूल्य होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसमें लिख लो चाहे, किसी भी देश का जीडीपी, किसी भी देश का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कम, किसी भी देश का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कम और चालू मूल्य पर अधिक होता है। ओके, किसी देश का जीडीपी स्थिर मूल्य पर कम और चालू मूल्य पर अधिक होता है। इसको हम जीवीए बोलते हैं, सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य वर्धन बोलते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, इस अवधारणा की शुरुआत 2015-16 वित्तीय वर्ष में हुई थी, वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था ये चीज। ये क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के, किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा, सभी क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, सभी क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, वैयक्तिक आय आप लोगों को पता होगी, है ना? वैयक्तिक आय पता है ना आपको? इसका वैयक्तिक आय का मतलब होता है कोई एक परिवार होगा, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, जिसको सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त इनकम होती है, वो वैयक्तिक आय है। ठीक है, मतलब व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय और चालू हस्तांतरण का योग होता है। ठीक है, अच्छा, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या होती है? व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या होती है? वह अधिकतम आय, मतलब व्यक्तिगत व्यय योग्य आय का मतलब यह है कि आदमी अगर या परिवार कोई है, तो वो अगर खर्चा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो खर्चा तो करे, लेकिन उसकी संपत्ति में किसी प्रकार की कमी ना आए। बात समझे? लिखिएगा,
वह अधिकतम आय जिसे एक व्यक्ति या परिवार के द्वारा किसी वर्ष में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और उपभोग पर बिना अपनी संपत्ति में कमी लाए हुए या बिना ऋण देयता में वृद्धि लाए व्यय कर सकता है। ठीक है, मतलब उसका अपना खर्चा भी होगा, उसकी अपनी बचत भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर, ये भी हम बोल सकते हैं। हाँ, जो आर्थिक समृद्धि होती है ना, इसके बारे में एक लाइन लिख लो। किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घावधि तक वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब आर्थिक समृद्धि को देखना है, समझना ये पड़ेगा सही मामले में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, या फिर मौद्रिक आय या सांकेतिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है। ठीक है, वहीं जब आर्थिक विकास को देखते हैं तो उसमें तो भाई गुणात्मक परिवर्तन, मानवीय सरोकार सब शामिल हो जाते हैं। ओके, चलो इसमें ज्यादा एक चीज और याद रखना, ये जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक के रूप में अगर देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन है ना, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। पूंजी निर्माण भी प्रभावित करता है, पूंजी उत्पाद अनुपात भी प्रभावित करता है, कृषि का विक्रय अधिशेष भी प्रभावित करता है। इसमें से जिस शब्द का मतलब नहीं समझ में आए वो पूछ लेना जरूर। कृषि का विक्रय अधिशेष भी प्रभावित करता है, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर भी प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका में विकास भी प्रभावित करता है, तकनीकी उन्नति, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक कारक का मतलब होता है स्थिरता, अस्थिरता। ठीक है, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मानव संसाधन का उपयोग भी प्रभावित करता है, विदेशी व्यापार की स्थिति और नीतियां भी प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ उद्यमशीलता और सामाजिक लागतें भी इनको प्रभावित करती हैं। ठीक है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक ये सारे हैं। मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए, सामान की आपूर्ति कम रहे, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होने पर उनकी कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, मुद्रा का वैल्यू घटता है। मुद्रा का वैल्यू घटने की वजह से ही उसे हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, है ना। सर को लिखवा दीजिए सर, सिंपल लिख लो। मुद्रास्फीति क्या है? वस्तु सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने की वजह से कीमतों में सतत वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रास्फीति है। ठीक है, मतलब कहने का है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है,
वहीं पर अगर देखें वस्तु सेवा के मूल्य में या फिर उनके महत्व में वृद्धि भी होती है ना। एक चीज लेकिन और याद रखना, ध्यान रखना इस बात का, थोड़ा सा सचेत रहना होगा। अस्थायी रूप से, अस्थायी या छिटपुट तरीके से मूल्य स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। बात समझे? अस्थायी, छिटपुट, मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं है, नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और भारत की हम बात करें तो भारत में, मतलब भारत में नहीं, मतलब विकासशील देशों की ही बात करेंगे तो विकासशील देशों में 3 से 5% की जो मुद्रास्फीति होती है ना, उचित मानी जाती है, उचित मानी जाती है 3 से 5% की। दूसरी बात, 5% की मुद्रास्फीति अगर है तो क्या करती है वो? उत्पादक के लाभ की संभावना को बढ़ा देती है, ठीक है। मुद्रास्फीति, 5% की मुद्रास्फीति उत्पादक के लाभ की संभावना बढ़ाती है। बात समझे? मुद्रास्फीति अगर है तो जैसे उत्पादक के लाभ की संभावना बढ़ती है, तो लाभ की संभावना बढ़ने का मतलब है कि आर्थिक संसाधन या क्षमता का अधिकतम उपयोग होगा, है ना। अगर संसाधन या क्षमता का अधिकतम उपयोग होगा तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, है ना। 5% के स्तर की बात हो रही, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। रोजगार के अवसर अगर खुलते हैं तो इनकम में भी वृद्धि, इनकम भी होने लगती है। इनकम होगी तो बचत में भी वृद्धि होगी, मतलब रोजगार के अवसर में वृद्धि ने क्या कर दिया? इनकम में वृद्धि कर दिया। इनकम में वृद्धि ने क्या किया? बचत में वृद्धि कर दी। बचत में वृद्धि ने क्या किया? निवेश में वृद्धि कर दी। मतलब है धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का विकास होता है ना। मतलब अंत में अर्थव्यवस्था का ही विकास हो रहा है। अब बात करें मुद्रा अपस्फीति। ये मुद्रा अपस्फीति क्या है? या फिर इसको विस्फीति बोल सकते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की ऐसी अवस्था, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की ऐसी अवस्था जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की ऐसी अवस्था जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। धीरे धीरे सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं बोल देना है कि मुद्रास्फीति खत्म ही हो जाती है। मुद्रास्फीति की दर कम होती जाती है लेकिन वो सकारात्मक बनी रहती है। और ये जो मुद्रा अपस्फीति है ना, ये अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है। लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती है, ओके। मुद्रा संकुचन या अपस्फीति या डिफ्लेशन, ये क्या है? इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे, मुद्रास्फीति की दर लिख लीजिए, मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे या फिर नकारात्मक होती है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? अब लोगों की डिमांड ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं है। सामान क्या है? मार्केट में भरा पड़ा है पूरी तरह से, तो क्या होगा? सामान पूरा वैसे रखा हुआ है, कोई खरीदार नहीं है, डिमांड किसी की नहीं है, तो क्या किया जाएगा? सामान की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, है ना। लिख लीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा
मांग कम होने की वजह से, मांग कम होने की वजह से कीमतों के घटने, कीमतों के घटने की स्थिति को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। सर कम होने की वजह से बात क्या है? कीमतें घटती हैं, नहीं, कीमतों का घटना मुद्रा संकुचन कहलाता है। ठीक है, हो गया। मतलब समझ गए? मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है मुद्रा संकुचन की, एक ऐसी अवस्था होती है कि जिस समय मूल्य गिरने लगते हैं, और मूल्य भी कब गिरेंगे, मूल्य गिरने की भी अवस्था कब उत्पन्न होगी, उस समय उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। फिर ये क्या है, रिफ्लेशन बोलते हैं इसको, रिफ्लेशन बोलते हैं। देखो, जैसे मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लगाने वाली अवस्था मुद्रा अपस्फीति थी, विस्फीति थी, वैसे मुद्रा संकुचन मुद्रा अवस्थिति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था मुद्रा संस्फीति होती है। ठीक है, कैसे नियंत्रण लगाया जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, जो कीमतें गिरी हुई हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या है, अच्छा डिमांड क्यों नहीं है किसी की? डिमांड इसलिए किसी की नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा काहे नहीं, पैसा काहे कि पैसा अभी बैंक रेट ब्याज दर सब बढ़ा है, तो सबने पैसा ले जाके मार्केट से उठा के बैंक में डाल दिया है। अब क्या नियम निकालेगी सरकार, आरबीआई? एक काम करो, घटा दो, बैंक दर ब्याज दर सब घटाओ। अब घटने लग गए, फिर लोग लोन लेने की लाइन में भी खड़े हो जाएंगे, अपना पैसा भी निकालने की लाइन में खड़े हो जाएंगे, सबके पास पैसा आ जाएगा, फटाफट 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 फटाफट, समझते हैं ना? और सबकी जेब में जैसे पैसा आया, फिर तो होटलबाजी भी चालू है ना, पार्टी वार्टी भी चालू। ले मार्केट में भाई नई जींस आई है, वो भी खरीदना है ना? बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को, बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। जिसके लिए करों में कटौती, जिसके लिए करों में कटौती और ब्याज दरों में कमी करके, ब्याज दरों में कमी करके मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है। देखें तो निम्न मुद्रास्फीति की भी स्थिति है इसमें, निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति है, अधिक बेरोजगारी की भी स्थिति है, अधिक बेरोजगारी और अल्पमांग, है ना? फिर आएगी निस्पंदन, निस्पंदन या फिर इसको बोलेंगे मंदीगत मुद्रास्फीति, मंदीगत मुद्रास्फीति, या फिर बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। क्या होता है ये? इसमें क्या रहेगा कि मंदी भी रहेगी और स्फीति भी रहेगी। मंदी और स्फीति दोनों विद्यमान रहेगी। ठीक है, मंदी और स्फीति दोनों विद्यमान रहेगी। मतलब क्या है? मतलब है यहां पर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों देखने को मिलेगी।
निस्पंदन वाली स्थिति में, मंदीगत मुद्रास्फीति में। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, निस्पंदन वाली स्थिति में मुद्रास्फीति की जो दर होती है ऊंची होती है। बेरोजगारी की दर कैसी होगी, फिर बेरोजगारी की दर भी ऊंची होगी, है ना। लेकिन आर्थिक समृद्धि दर जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आर्थिक समृद्धि दर नीची बनी रहेगी। ठीक है, और ये अगर स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में है तो वो सबसे घातक स्थिति है, सबसे घातक स्थिति। ये वाली स्थिति, निस्पंदन वाली स्थिति, मंदीगत मुद्रास्फीति वाली स्थिति, या मुद्रास्फीति की दर, बेरोजगारी की दर ऊंची और आर्थिक समृद्धि दर नीची वाली जो अवस्था है वो सबसे घातक अवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मानी जाती है, जिसको नियंत्रित करना भी कठिन है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन क्या है, इसमें मुद्रास्फीति और संकुचन दोनों बरकरार हैं। मुद्रास्फीति और संकुचन दोनों बरकरार है। संकुचन मतलब ये वाली स्थिति, है ना, समझ में आया। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन वाली जो स्थिति है वही है स्क्यूफ्लेशन। इसमें क्या होता है, देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है, कीमत में वृद्धि, यही होगा ना, मतलब पैसे की वैल्यू कम। और मुद्रा संकुचन मतलब, मुद्रा संकुचन मतलब क्या होता है, मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कीमत में कमी, मतलब रुपए की वैल्यू अधिक रहेगी लेकिन पैसे की आपूर्ति अधिक ना होने की वजह से, सामान अधिक होने की वजह से, उसको डिमांड की अपेक्षा सामान की आपूर्ति अधिक होने की वजह से उनकी कीमत में कमी देखने को मिलेगी। मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में कीमत में वृद्धि या फिर ऊंची मुद्रास्फीति बनी रहेगी और कुछ क्षेत्रों में क्या रहेगा, मुद्रा संकुचन वाली स्थिति देखने को मिलेगी। बात समझ आई? अब बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार कितने प्रकार की होती है मुद्रास्फीति? एक तो है इसमें से रेंगती हुई, इसको हम क्रीपिंग बोलते हैं, क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ऐसे में क्या होता है, मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 3% होती है या फिर इससे कम होती है, 3% या इससे कम मुद्रास्फीति वाली स्थिति होती है, वो क्रीपिंग है। ठीक है, और ये जो क्रीपिंग वाली स्थिति है ये हमको विकसित देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, विकसित देशों में देखने को मिलती है क्रीपिंग, रेंगती हुई। इसके अलावा आती है चलती हुई। चलती हुई मतलब वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है भाई, वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब है जहां पर मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच में होती है। जहां पर मुद्रास्फीति 3 से 10% के बीच में होगी वहां पे उसको हम चलती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये कहां पर देखा जाएगा, विकासशील देशों में। अब वो भी याद रखना लाभकारी है, ये विकासशील देशों में देखने को मिलती है और लाभकारी भी ये होती है ना, विकासशील देशों के लिए। तीसरी आती है दौड़ती हुई। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति मतलब रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग है
मतलब इसमें 2 अंकीय मुद्रास्फीति है। 2 अंकीय मुद्रास्फीति का मतलब 10 से 20% के बीच में मुद्रास्फीति देखने को मिलेगी। 10 से 20% के बीच अगर मुद्रास्फीति की दर है तो उसको बोलेंगे। मतलब क्या है? वस्तु की कीमत में तीव्र गति से वृद्धि होगी, तीव्रता से वृद्धि, वस्तु की कीमत में तीव्रता से वृद्धि होगी। मतलब ऊपर वाली जो स्थितियां हैं इनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ये कंट्रोल में ही रहती हैं। लेकिन जब तीसरी वाली दौड़ती हुई आती है ना, नियंत्रित करना जरूरी है ना? बात समझे? मतलब कैसे नियंत्रित कैसे किया जाएगा? अरे भैया, मौद्रिक नीति के द्वारा, है ना? मौद्रिक नीति और राजकोषीय उपाय करके इसको नियंत्रित करना जरूरी होगा। ये कौन सी हो गई? दौड़ती हुई। अब आएगी कूदती हुई। ये कूदती हुई क्या है भाई? गैलोपिंग, गैलोपिंग बोलते हैं इसको, या फिर ओवर, गैलोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है फिर? इसमें जो वस्तु की कीमत, यहां पर तो हमने देखा था वस्तु की कीमत में 2 अंकीय वृद्धि दिख रही है। इसमें क्या होगा ना, वस्तु की कीमत में 2 अंकीय या त्रिअंकीय या फिर 3 अंकीय वृद्धि हो। 3 अंकीय मतलब क्या होता है? 3 अंकीय मतलब होता है 100, 102, 120, 150, 200, 999 तक, ऐसे। मतलब ये 3 अंक है ना? 2 वस्तु की कीमत में 2 अंकीय या फिर त्रिअंकीय वृद्धि हो। लेकिन अच्छा, वृद्धि, वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होगी? एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो 100 बीमार मतलब 100 लोग खरीदार हैं, एक अनार है, तो उसकी कीमत में वृद्धि होनी तय है। यही है मतलब, डिमांड अधिक है, सप्लाई बहुत कम, बहुत कम में मतलब बहुत कम में भी बहुत कम है। उसी स्थिति में इतनी अच्छी खासी कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब उत्पादन में वृद्धि नहीं है, कीमत में वृद्धि है। उत्पादन में वृद्धि के बजाय कीमत में बड़ी तेजी गति से वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में कूदती हुई मुद्रास्फीति वाली स्थिति आएगी, जिसमें 2 अंकीय या 3 अंकीय मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? वैसे अगर परसेंटेज में देखें, जैसे यहां पर हमने क्या किया, 3% से कम किया, 3 से 10 किया, 10 से 20 किया, तो यहां पर इसके लिए अगर हम कहें तो हम यहां पर 20% या अधिक बोल सकते हैं मुद्रास्फीति की। 20% या उससे अधिक वाली जो मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, वही है कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है? अब आएगी अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति इसमें लिख दीजिए, जब स्फीति दर 3 अंक से भी अधिक हो जाए, जब स्फीति दर 3 अंक से भी अधिक हो जाए, ठीक है, और स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य कम हो जाए, स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य कम हो जाए। मतलब बोले मुद्रा पूरी तरह बेकार है। इस स्थिति में मुद्रा पूरी तरह बेकार हो जाती है अति मुद्रास्फीति वाली स्थिति में। ठीक है? एक आती है कोर स्फीति। ये क्या है?
कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, और ये क्या है, ये हाइपर वाली स्थिति है, हाइपर इन्फ्लेशन। कोर स्थिति में क्या होता है, अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये याद रखना, इसकी अवधारणा दी है एक्सटेन महोदय ने, एक्सटेन द्वारा प्रतिपादित है। कब? 1980 के दशक में, मतलब 1981 में। इसमें मुद्रास्फीति के दो भाग हैं, एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। स्थायी क्या होती है, स्थायी वाले में लिख सकते हैं, लिखिएगा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण। मतलब यह कहने का है, स्थायी कारणों के फलस्वरूप अगर मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। स्थायी कारण क्या है? जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, क्या स्थायी कारण है? देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और नगरीकरण स्थायी कारणों के फलस्वरूप मांग बढ़ने से जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है, वही है स्थायी मुद्रास्फीति। अस्थायी क्या है? अस्थायी अगर देखें, मानसून का निष्पादन अच्छा ना होने और प्राकृतिक आपदा आने से उत्पादन में कमी के कारण उपजी मुद्रास्फीति, ठीक है, वो अस्थायी होती है। कोर स्फीति में एक चीज नोट करके लिख लेना, ऐसे नोट करो, ऐसे लिख लो, राजा की तरह, गरीब की तरह तो लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, राजा की तरह लिखिएगा। खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को कोर स्फीति में शामिल नहीं किया जाता है। एक होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये क्या है, इसको हेडलाइन ही बोलते हैं, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किया जाने वाला आंकड़ा है, ठीक है। एक चीज इसमें यह ध्यान रखना, जैसे कोर वाले में हमने क्या लिखा था कि खाद्य और ईंधन के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उसको शामिल नहीं करते हैं। इसमें क्या रहेगा, खाद्य पदार्थ और ईंधन, लिख लीजिएगा, खाद्य पदार्थ और ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। एक आता है आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड तो आयातित में क्या है, लिखिएगा, जब विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पादों
कच्चे उत्पाद ही लिखिए, कच्चे उत्पाद, क्योंकि कच्चे भी बोल रहे हैं, उत्पादों भी बोले तो अच्छा नहीं रहेगा, तो अशुद्धि हो जाएगी, नहीं, शुद्ध वर्तनी चाहिए हमको। ठीक है। कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति, मतलब जो सामान आयात किया जा रहा है उसके उत्पाद की कीमत में, कच्चे उत्पादों की कीमत में वृद्धि के कारण अगर मुद्रास्फीति वाली स्थिति आती तो आयातित है। एक आती है छिपी हुई, छिपी हुई, इसको बोलते हैं हिडन, हिडन, ठीक है। हिडन क्या भाई, लिखिएगा, किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर, किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद, या कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में एक बार सर फिर से बोल दीजिए तो कंफ्यूज। किसी उत्पाद की पहले की कीमत पर या कीमत में कमी के बावजूद पहले की तुलना में गुणवत्ता या मात्रा में कमी, गुणवत्ता या मात्रा में कमी, गुणवत्ता या मात्रा में कमी ही क्या है, छिपी हुई मुद्रास्फीति है। एक आती है संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ये क्या भाई, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, इसमें क्या होता होगा। अच्छा, पहली बात तो इसके प्रतिपादक कौन है, गुन्नार मिर्डल, गुन्नार मिर्डल साहब हैं। सहयोगी इनके कौन रहे, सहयोगी लिख लीजिएगा, पॉल स्ट्रीटेन, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, गुन्नार मिर्डल महोदय ने, ठीक है। अब ये कैसी होती है, इसका कारण क्या होता है, देखो इसका कारण एक तो ये है आपूर्ति पर मांग अधिक, आपूर्ति पर मांग का अधिक होना, और दूसरा है सरकार की मौद्रिक नीति, मतलब आपूर्ति पर मांग के अधिक होने और सरकार की जो मौद्रिक नीतियां हैं उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है वो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, इसमें क्या स्थिति होती है, क्यों ऐसा हो जाता है, जैसे कोई एक देश है वो जब अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करे तो सरकार की मौद्रिक नीति और आपूर्ति पर मांग अधिक होने की वजह से स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति बनती है। अब इसमें अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं, जब कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है, जब कोई देश अधिक मात्रा में मुद्रा जारी करता है या फिर ब्याज दरों को दीर्घकाल तक कम रखता है, ब्याज दरों को दीर्घकाल तक कम रखता है तो मुद्रा के मूल्य में कमी और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब बात आती है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण कौन कौन से हैं, वैसे इसके 3 कारण हैं, मुख्य रूप से जो हैं वो 3 कारणों में विभाजित किए गए हैं। एक तो है मांग आधारित कारण है पहला, इसके बाद आएगा पूर्ति आधारित, फिर लागत आधारित। मांग आधारित कारण में अगर देखेंगे
मांग के अनुसार उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी। अब मांग के अनुसार उत्पादन में कमी है, के अनुसार उत्पादन में कमी होती है, तो फिर क्या क्या होता है इससे? घरेलू बचत में कमी होती है ना? घरेलू बचत में कमी होती है। उच्च ब्याज दर होता है, उच्च ब्याज दर। विदेशी निवेश में कमी होती है, विदेशी निवेश में कमी होती है। आर्थिक नीतियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आर्थिक नीतियों से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर और क्या होगा? परियोजनाओं के अनुमोदन में विलंब, परियोजना के अनुमोदन में विलंब। ठीक है, फिर पर्यावरणीय मुद्दों का प्रभावी होना, मुद्दों का प्रभावी होना। इसके अलावा भ्रष्टाचार, ये इसके प्रभाव हैं। ठीक है, मांग के अनुसार उत्पादन में कमी के अलावा अगर देखेंगे मांग आधारित ही कारण अभी पढ़ रहे हैं, तो एक और कारण है इसका जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भी मांग आधारित कारण है मुद्रास्फीति का। इसके अलावा आय में वृद्धि, आय में वृद्धि मतलब जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की क्या होती है? डिमांड में भी वृद्धि होती है ना? लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी मांग में भी वृद्धि होती है। फिर शहरीकरण का बढ़ता स्तर। ठीक है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर से क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में दिखावे की प्रवृत्ति के कारण मांग में वृद्धि और महंगाई में वृद्धि होती है। बात समझे? तो शहरीकरण का बढ़ता स्तर, शहरीकरण के बढ़ते स्तर का प्रभाव होता है, उससे मांग में भी वृद्धि होती है क्योंकि शहरीकरण में दिखावे की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, और मांग में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है महंगाई में वृद्धि होगी। पूर्ति आधारित, पहला कारक हुआ मांग आधारित, दूसरा कारक क्या हुआ? पूर्ति आधारित। पूर्ति आधारित क्या है भाई? इसमें क्या आएगा? होता है अनियमित, सबसे पहले अनियमित खाद्य आपूर्ति, अनियमित खाद्य आपूर्ति। अनियमित खाद्य आपूर्ति क्यों भाई? बाढ़ या सूखा या कुछ ऐसी आपदा आ जाए तो उस स्थिति में ऐसा हो जाता है ना? खाद्य आपूर्ति में अनियमितता नजर आने लगती है। दूसरा है औद्योगिक उत्पादन में कमी, औद्योगिक उत्पादन में कमी मतलब कच्चे माल। औद्योगिक उत्पादन जो होता है वो किस पर टिका होता है? कच्चे माल पर टिका होता है, ऊर्जा की आपूर्ति पर टिका होता है ना? श्रमिकों पर टिका होता है, पूंजी पर टिका होता है, राजनैतिक वातावरण जैसा माहौल रहता है उस पर टिका होता है। अब अगर इन सब में गड़बड़ी है, कच्चे माल की कमी है, ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा की आपूर्ति उतनी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही, श्रमिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं या श्रमिक हैं ही नहीं, पूंजी पर्याप्त नहीं है या अनुपलब्ध है, और राजनैतिक वातावरण की प्रतिकूलता मतलब राजनैतिक अस्थिरता अगर बरकरार है तो वो भी तो औद्योगिक उत्पादन में कमी का कारण बनता है ना? बात समझे भाई? यस जी सर। सर। तीसरा कारण इसका क्या है? तीसरा कारण है आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, ये क्या करते हैं भाई? ये देखिए ज्यादातर तो जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मतलब बड़े किसान, बड़े व्यापारी, है ना, या जो कालाबाजारी में लगे हुए लोग रहेंगे, ये वाले काम वो सब करते हैं, ये वाले काम वो लोग करते हैं।
आयात पर नियंत्रण, सर जयाखोरी लिखे हैं। पर जमाखोरी है, आयात पर नियंत्रण। ठीक है, आयात पर नियंत्रण आवश्यक वस्तु भी लिख लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव। ठीक है, आधारभूत अवसंरचना या संरचना के अभाव में क्या क्या होता है? वस्तुओं के स्टॉक की भी समस्या होती है। वस्तुओं के स्टॉक की ही समस्या नहीं बल्कि उनके परिवहन में भी समस्या आती है ना? उनके परिवहन में भी समस्या आती है, उनके उत्पादन लागत में भी समस्या आती है, फिर उत्पादन लागत भी ज़्यादा हो जाती है ना? तो ये तो पूर्ति आधारित कारक हो गया। हमने मांग आधारित कारक देख लिए मुद्रास्फीति के, मुद्रास्फीति के हमने पूर्ति आधारित कारक भी देख लिए हैं। अब आता है लागत आधारित कारक। लागत आधारित कारक, लागत आधारित कारकों में अगर देखा जाए तो इसमें प्रशासित मूल्य नीति, प्रशासित मूल्य नीति लागत आधारित पहला कारक। इसमें क्या होता है? सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली वस्तुओं में मूल्य वृद्धि, प्रशासित मूल्य नीति जो है उसके अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली वस्तुओं में मूल्य वृद्धि। इसके अलावा अगर देखेंगे तो खाद्य नीति, खाद्य नीति में जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके लिए क्या होता है? जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? फसलों का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, है ना? मतलब सरकार द्वारा, लिख लीजिए, सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करना। ओके, अब बात आती है मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव। मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। ब्याज दर बढ़ने से, ब्याज दर बढ़ने से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ब्याज दर बढ़ने से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अभी ब्याज दर कब बढ़ाई जाती है? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, है ना? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ब्याज दर में वृद्धि की जाती है, ब्याज दर को बढ़ाया जाता है ना? बस समझिए। हाँ जी सर। फिर राजकोषीय घाटे में वृद्धि, घाटे में वृद्धि, कर्ज देने वाले का घाटा, कर्ज देने वाले को घाटा। लेकिन याद रखना यहीं पे एक लाइन, कर्ज लेने वाले को फायदा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? कर्ज देने वाले को घाटा और लेने वाले को फायदा क्यों होता है? वो होता ये है कि मुद्रास्फीति के कारण जो मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता है ना, वो कम होने लगती है। मुद्रास्फीति के चलते ही मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी होने लगती है, और यदि यही मुद्रास्फीति की दर आगे भी बढ़ती रहती है तो क्रय शक्ति और भी कमजोर हो जाती है। ठीक है, और क्या है? निर्यात में कमी, निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि। निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि, मतलब व्यापार घाटे में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, व्यापार घाटे में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब
लिख सकते हैं व्यापार संतुलन ऋणात्मक स्थिति में, ऋणात्मक स्थिति में गरीबों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। गरीबी में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति और मुद्रा का अवमूल्यन, इन दोनों में क्या होता है, क्या एक चीज समान देखने को मिलती है, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में गिरावट आती है, चाहे वो मुद्रा का अवमूल्यन करना हो या फिर मुद्रास्फीति वाली स्थिति हो, है ना। यहीं पर मुद्रास्फीति से निर्यात में, मुद्रास्फीति में वृद्धि अगर होती है तो निर्यात में कमी होती है, लेकिन मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात में वृद्धि होती है, सॉरी निर्यात में कमी होती है जब मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति में जब वृद्धि होती है तो निर्यात में कमी आती है, लेकिन जब मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति होती है तो निर्यात में वृद्धि होती है। बात समझ आई। हालांकि मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन में मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में ही कमी आती है, फिर भी मुद्रास्फीति में वृद्धि निर्यात में कमी, निर्यात को कम करती है, लेकिन मुद्रा अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मुद्रा अवमूल्यन के मामले में निर्यात में वृद्धि क्यों होती है? वो इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति में घरेलू मुद्रा की तुलना विदेशी मुद्रा से होती है। हमने अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम किया है, विदेशी मुद्रा की वैल्यू को कम नहीं किया हमने, है ना। इसी बहाने विदेशी मुद्रा का सबसे ज्यादा अर्जन होगा हमारे द्वारा, है ना। लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि से, घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि से निर्यात में कमी आती है। पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी पढ़े हैं। घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि से निर्यात में कमी आती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति में, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति में वृद्धि से निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। एक और पॉइंट लिख लो, अगर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट ऐसे नहीं, अगर घरेलू मुद्रास्फीति, अगर घरेलू मुद्रास्फीति अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति की तुलना में कम है तो निर्यात में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट आगे देखिए, अब मुद्रास्फीति का अलग अलग वर्गों पर प्रभाव क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, ठीक है, विभिन्न वर्गों पर प्रभाव। विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप चाहे तो एक तरफ वर्ग लिख सकते हैं या क्षेत्र लिख सकते हैं और दूसरी तरफ प्रभाव लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लिखिएगा भुगतान शेष, भुगतान शेष, भुगतान शेष मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस पे कौन सा प्रभाव होगा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर कमी देखने को मिलेगी। परियोजनाएं जो चलाई जाएंगी, परियोजना, उनकी लागत में क्या आएगी? उनकी लागत में वृद्धि होगी, परियोजनाओं की लागत में वृद्धि आएगी, है ना। समाज में असमानता का क्या हाल होगा? वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है बचत, बचत में वृद्धि होती है ना, काहे की बचत, जब पैसे नहीं है तो बचत कैसे होगा, है ना। बचत में कमी आती है।
निवेश, निवेश में तो वृद्धि होनी चाहिए वैसे, है ना, लेकिन कमी आती है क्योंकि बचत ही नहीं है तो निवेश क्या करेगा, जाहिर सी बात है। ऋणदाता, जो कर्ज देने वाला होता है सर निवेश मतलब उसको हानि होती है, ऋणदाता को भाई हानि होती है, ठीक है। और जो कर्ज लेने वाले हैं उनको क्या होगा, लाभ, उनको लाभ होता है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है ना। आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाधित होगी आर्थिक समृद्धि, ठीक है। एफडीआई पर क्या असर होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या असर होगा, कमी आएगी। आर्थिक विकास कैसा होगा, आर्थिक विकास कैसा होगा, अवरुद्ध होगा, जाहिर सी बात है जब सारा काम में रुकावटें आ रही विकास का है नहीं, तो आर्थिक विकास में भी रुकावट आएगी। इसके अलावा राजकोषीय घाटे में क्या बात आएगी, राजकोषीय घाटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी, ठीक है। निर्यात में कमी आती है, निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि, यही सब होता है ना। व्यापार घाटा में वृद्धि, व्यापार संतुलन कैसा रहेगा, ऋणात्मक, व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा। गरीबी कैसी होगी, वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, ठीक है। उपभोक्ता जो होंगे ना, जो उपभोक्ता है उसको हानि होगी। उत्पादक, उत्पादक को क्या होगा, लाभ, उत्पादक को लाभ होगा, उपभोक्ता को हानि होगी, ठीक है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय पर क्या असर होगा, तो इसमें वृद्धि आएगी। सार्वजनिक बचत में क्या असर होगा, बचत पर कमी आएगी, ठीक है। परिवर्तनशील आय समूह को क्या होगा भाई, परिवर्तनशील आय समूह पर क्या असर होगा, तो इनको लाभ मिलेगा। और जो स्थिर आय समूह वाले होंगे, स्थिर आय समूह वाले, इनको हानि होगी। हाँ समझे। व्यापारी वर्ग को क्या होगा भाई, व्यापारी वर्ग पर क्या असर होगा, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, ठीक है। पेंशन भोगी जो वर्ग होगा उसको क्या मिलेगा, पेंशन भोगी वर्ग पर कौन सा असर होगा, तो उनको हानि होगी। जो डिबेंचर के रूप में संपत्ति धारक होंगे, डिबेंचर के रूप में संपत्ति धारक होंगे, उनको क्या होगा, हानि होगी। अब मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय, ठीक है। कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं, वैसे 3 तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं। 3 तरीके के उपाय में एक तो हम देखेंगे तो मौद्रिक उपाय होता है, मौद्रिक उपाय का सहारा लेकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, हम राजकोषीय उपाय का सहारा लेकर भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रशासनिक उपाय अपनाकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसमें से बात आती है मौद्रिक उपाय कौन कौन से। सबसे पहले मौद्रिक उपाय ही देखे जाएंगे। मौद्रिक उपाय कौन कौन से, मौद्रिक उपाय होता क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपायों का प्रयोग एक व्यापक स्तर पर होता है ना। इसमें क्या होती है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ब्याज दरों में परिवर्तन करती है, ठीक है। बैंकों का जो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट रहता है ना, उसको बढ़ा देती है। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट की बात नहीं है, जितने भी प्रकार के ब्याज दर होते हैं, ठीक है, ब्याज दर, सीआरआर, एसएलआर, जितने भी ऐसे कुछ होते हैं, उन सब में वृद्धि कर दी जाती, परिवर्तन नहीं, वृद्धि, ठीक।
इसकी वजह से क्या होता है, बाजार में रुपए की तरलता में कमी आ जाती है, ठीक है ना, रुपए की तरलता में कमी आ जाती है। और बाजार में बचपन रुपए में की सोचते तरलता में थे आई बाजार में रुपए की तरलता में आई कमी क्या करती भाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। बात समझे? पहली चीज आरबीआई की मौद्रिक नीति की बात है, याद रखना ये बात। आरबीआई के द्वारा अपनाए गए मौद्रिक नीति के चलते बाजार में मुद्रा की तरलता में कमी आ जाती है। वैसे तरलता में वृद्धि करने के लिए भी मौद्रिक नीति का सहारा लेती है आरबीआई। बात समझे? ध्यान रखना। चलो लिखो, मुद्रा आपूर्ति पर रोक, मुद्रा आपूर्ति पर रोक, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, ब्याज दरों में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों का विक्रय, प्रतिभूतियों का विक्रय, ठीक है, सीआरआर में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि, फिर एसएलआर में वृद्धि, एसएलआर में वृद्धि, प्रतिभूति के बाद क्या लिखे हैं? ठीक है, प्रतिभूतियों का विक्रय। सीआरआर मतलब नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, ओके, में वृद्धि। एसएलआर मतलब सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। इसके अलावा रेपो दर में वृद्धि, है ना, रेपो दर में वृद्धि। ये है मौद्रिक उपाय जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय। ये क्या है भाई? इसमें क्या किया जाता है? इसमें सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण किया जाता है, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण किया जाता है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि की जाती है, ठीक है, करों में वृद्धि होगी और बजट नीति को अपनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है राजकोषीय उपाय के अंतर्गत। तीसरा उपाय क्या था? प्रशासनिक उपाय। प्रशासनिक उपाय क्या है? प्रशासनिक उपाय में इसमें क्या किया जाता है, जो कीमत नीतियां होती हैं ना, उनके निर्धारण के द्वारा, कीमत नीतियों के निर्धारण के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, कीमत नीतियों के निर्धारण के द्वारा। इसमें क्या होगा? प्रशासनिक उपाय में आपूर्ति प्रणाली में सुधार, आपूर्ति प्रणाली में सुधार। इसके अलावा भंडारण प्रणाली में सुधार, फिर आवश्यक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, आवश्यकतानुसार आयात में वृद्धि, ठीक है, निर्यात पर प्रतिबंध, निर्यात पर प्रतिबंध, और फिर कालाबाजारी को रोकना, है ना। इन प्रशासनिक उपायों को अपनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है, ओके। मुद्रा बाजार क्या होता है भाई? मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार मतलब एक ऐसा बाजार है, मुद्रा बाजार मतलब पैसा कौड़ी का मामला होगा, है ना, रुपया का, मुद्रा का मामला। तो एक ऐसा बाजार, लिख लीजिएगा, जहां विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 वर्ष या इससे कम की अवधि। ठीक है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ऐसा बाजार जहां विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल ब्रैकेट में 1 वर्ष या इससे कम की अवधि के लिए क्रय विक्रय होता है। ठीक है। इस व्यवस्था में आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार से अर्थव्यवस्था में तरलता, मुद्रा की मात्रा और प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। एक होता है औपचारिक मुद्रा बाजार, औपचारिक या फिर संगठित मुद्रा बाजार होता है। इसमें क्या आएंगे? इसमें आएगा आरबीआई, इसमें आएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आएंगे, इसमें विकास बैंक आएंगे, निवेश संस्थान आएंगे, इसमें आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएंगे, राज्य वित्त निगम इसमें शामिल होंगे, राज्य वित्त निगम और विदेशी बैंक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। औपचारिक या संगठित मुद्रा बाजार में आरबीआई, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, निवेश संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम और विदेशी बैंक। दूसरा होता है अनौपचारिक या असंगठित मुद्रा बाजार। ये क्या होता भाई? इसमें आप लिख सकते हैं देसी बैंकर्स आएंगे, महाजन, साहूकार, ठीक है, सेठ, चट्टी, दलाल, ठीक है, चिट फंड्स इसमें आ जाएंगे, घरेलू मुद्रा निधियां, ठीक है, ये सब इसमें शामिल होती हैं। पूंजी बाजार के बारे में लिखिएगा, वह बाजार जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियों और संपत्तियों का दीर्घकाल ब्रैकेट में लिख लो, सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। सर ब्रैकेट में क्या बोले? सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। ठीक है। अब बात आती है मुद्रा के प्रकार। मुद्रा भी कई प्रकार की होती है ना। ठीक है। मुद्रा क्या करती है? मुद्रा अगर देखें तो ये वस्तुओं के क्रय विक्रय का जरिया होती है ना, यही होता है, क्रय विक्रय का जरिया होता है। इसको संचित किया जा सकता है। मुद्रा को संचित किया जाता है, मुद्रा के साथ साथ मुद्रा मूल्य का भी संचय करती है। मुद्रा जो होती है मूल्य का भी संचय करती है ना। इसमें एक होती वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा अगर आप देखते हैं तो वास्तविक मुद्रा में नकद मुद्राएं आती हैं और मांग जमा राशियां भी शामिल होती हैं। नकद मुद्रा भी और मांग जमा राशियां वास्तविक मुद्रा के रूप में शामिल होती हैं। ठीक है।
अब वास्तविक मुद्रा होती क्या है? वास्तविक मुद्रा जैसे आप देखेंगे ना, 1 रुपये का सिक्का भी और 2000 का नोट भी, है ना। लेकिन 1 रुपया के सिक्का से लेकर 2000 रुपया के नोट तक को वास्तविक मुद्रा में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, विधिग्राह्य, वास्तविक जो है वो विधिग्राह्य मुद्रा होती है। विधिग्राह्य का मतलब क्या है? विधिग्राह्य का मतलब होता है, विधिग्राह्य का मतलब है इनको लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। बात समझे? इनको लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, मतलब ये ऐच्छिक मुद्रा नहीं होती है। बात समझे? अब बात आती है मुद्रा के प्रकार की, तो सबसे पहले ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा, इसको हम साख बोल सकते हैं, साख मुद्रा भी बोल सकते हैं। ऐच्छिक मुद्रा या साख मुद्रा, क्रेडिट मनी जिसको कहते हैं। क्या होता है ये? जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती, मतलब व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो होती है, मतलब अर्थात यह विधिग्राह्य मुद्रा नहीं होती है। ठीक है, ओके। इसी को एक और नाम देते हैं बैंकिंग मुद्रा। इसे बैंकिंग मुद्रा विधि भी कहते हैं। इसमें लिख लीजिए किसको किसको शामिल करते हैं ऐच्छिक मुद्रा में। प्रतिज्ञा पत्र है, हुंडी भी है, हुंडी, ठीक है, विनिमय पत्र है, चेक और बैंक ड्राफ्ट, ये सब आते हैं ऐच्छिक मुद्रा में। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है सन्निकट मुद्रा। सन्निकट मुद्रा, नियर मनी जिसको बोलते हैं, नियर मनी। ये क्या है भाई? मुद्रा का गुण रखते हुए भी इन्हें मुद्रा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मतलब मुद्रा का तो गुण है इसमें, लेकिन मुद्रा नहीं है। इसमें क्या आएगा? लिख लीजिए, इसमें शामिल करेंगे सरकारी प्रतिभूति है, बॉन्ड है, बैंक जमा राशि है, ऋण पत्र है, फिर कंपनियों के शेयर, ये सब होते हैं सन्निकट मुद्रा में। ठीक है सर, बैंक के बाद क्या लिखे? बैंक के बाद क्या लिखे हैं? बैंक जमा राशि। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब मूल्य का संचय नहीं करते हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब मूल्य का संचय नहीं करते हैं, मतलब ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। क्या चीज? सन्निकट मुद्रा लिखे हैं। सन्निकट है, लिखिएगा। वैधानिक मुद्रा में विधि अथवा सरकार की आज्ञा पर चलन में आने वाली मुद्रा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। ठीक है, सर एक बार फिर से बोल दीजिए, आज्ञा के बाद से। आज्ञा पर चलन में आने वाली मुद्रा जिसे स्वीकार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति बाध्य होता है। ठीक है, इसमें जो सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, ये सब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10, 15, 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100 रुपया, 200, 500, 2000, ये सब क्या है?
वैधानिक मुद्रा है, ठीक है ना। एक आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? इसमें लिखिएगा, मुद्रा का आंतरिक धात्विक मूल्य, मुद्रा का आंतरिक धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। मुद्रा का आंतरिक धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, ठीक है, हो गया। जी सर। अब एक होती है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा क्या होती है? सिक्के का धात्विक मूल्य, सिक्के का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। सिक्के का जो धात्विक मूल्य है वो अंकित मूल्य के बराबर होती है, जैसे सोना चांदी का सिक्का, ठीक है, सोना चांदी का सिक्का। एक आती है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है भाई? जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, वही है प्लास्टिक मुद्रा में शामिल होते हैं, ठीक है ना। जी सर। डेबिट क्रेडिट कार्ड, और ये कौन जारी करता है? कोई दुकान जारी करता है क्या? जैसे हम लोग तो नहीं जारी कर सकते ना भाई, कोई संस्थान जारी कर सकता है ना, बैंक है, वित्तीय संस्थान है, कोई कंपनी है, यही लोग जारी करते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक मुद्रा। एटीएम भी तो आ जाएगा सर, एटीएम। बिल्कुल, डेबिट कार्ड है ना वो तो, ठीक है। एक होता है हॉट मनी। हॉट मनी क्या होता होगा? ऐसी मुद्रा, शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति वाली मुद्रा, शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति वाली, इसमें कहाँ लिखा है ऐसी हाँ, मुद्रा? तो ऐसी मुद्रा लिए ठीक है। तो ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें क्या शामिल होता है? शेयर मार्केट में लगी मुद्रा, ठीक है, विदेशी मुद्रा, सॉरी, शेयर मार्केट में लगी विदेशी मुद्रा, भैया हॉट मनी। हॉट मनी मालूम हो गया। एक चीज इसमें और लिख सकते हैं, इसे, सॉरी, हाँ, इसे अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए निवेशक द्वारा निवेश किया जाता है, ठीक है। एक होती है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा ये क्या होती भाई? मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मांग की अपेक्षा कम हो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आसानी से उपलब्ध ना हो, दुर्लभ वही है। इसमें कौन सी मुद्रा आएगी? डॉलर, पाउंड, यूरो, ये सारी चीज़ें, ये सारी मुद्राएं दुर्लभ में शामिल होती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी। एक और होती है जिसको बोलते हैं सुलभ मनी, सॉफ्ट। ये क्या होती है? जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ठीक है, आसानी से मिल सके, रुपया, है ना। सर फिर से बोलिए एक बार। जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जो आसानी से मिल सके, ठीक है।
हो गया। जी सर। मुद्रा का काम क्या होता है? ये पहली बात तो मूल्यों का मापक होती है, मूल्य का मापक होती है। एक तो हो गया मूल्य का मापक, दूसरा हो गया विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम भी है मुद्रा। कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, वो मुद्रा के माध्यम से ही की जाती है। ठीक है, कि हम जबान दे रहे हैं आपको, हमें कोल्ड ड्रिंक दीजिए जबान के बदले आधा लीटर दूध दे दीजिए, जबान के बदले ये वाला कपड़ा दीजिए, ऐसा नहीं करते ना, रुपया पकड़ाते, भैया रुपया। ठीक है। तीसरा है स्थगित भुगतानों की माप। स्थगित भुगतानों की माप, भविष्य में किसी प्रकार का भुगतान करना है तो उसके लिए भी मुद्रा का सहारा लिया जाता है। जैसे पेंशन दिया जाता है, भविष्य में ही पेंशन दी जाती नहीं, ब्याज दिया जाता है ना, मूलधन भी होता है। किसी ने बोला कि 100 रुपया आज दे दो भाई, कल देते हैं, है ना। इसके अलावा मूल्यों का संचय भी करते हैं, मूल्यों का संचय भी। ये क्या है मूल्यों का संचय? भंडार का, भंडार मतलब इकट्ठा करते हैं, नहीं, इकट्ठा रखते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, बाद में खरीदारी करते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या करते हैं? मुद्रा जो होता है साख का आधार होता है, साख का आधार भी होता है। ये साख का आधार मतलब है जैसे चेक है, ड्राफ्ट है ना, बिल होता है। इनके रूप में ये बैंक की साख का निर्माण करते हैं। ठीक है। एक होता है मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण होता है। ठीक है। मूल्य का हस्तांतरण मतलब क्या है? अभी पैसा हमारे पास, फिर तुम्हारे पास, उनके पास, फिर उनके पास, फिर उनके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, मूल्यों का हस्तांतरण होता है। ओके, हमें याद रखना इतना चीजें। ओके।